हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी का सेट फर्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? फ्रेंड्स, इस भूमंडलीकरण को आप दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। मतलब कि जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसे संसार के हर एक देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है। यही मतलब होता है भूमंडलीकरण का, जिसे आप दूसरे शब्दों में कहते हो वैश्वीकरण। देखिए, कहता है वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण। मतलब कि राष्ट्रीय सीमा, तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या करता है, ये आपका सहायता प्रदान करता है, स्वतंत्र रूप से सहायता प्रदान करता है। उसी को हम लोग वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। जो अधिकांश विद्वान होते हैं भूमंडलीकरण को कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। मतलब भूमंडलीकरण कहने का मतलब हो गया, अगर हम लोग एक अर्थ में समझे तो भूमंडलीकरण का मुख्य जो तात्पर्य हुआ दोस्तों, वो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, एक दूसरे से दूसरे को कनेक्ट करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा ये सोशियोलॉजी का दोस्त वीवीआई प्रश्न है। ये वीवीआई के तौर पे रखिएगा इस प्रश्न को कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। एक बार मैं फिर समझा दूं कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ सबको जुड़े हुए रखना है, कनेक्ट करके आपको उसको रखना है। क्लियर रहेगा ये आपका पहला प्रश्न। तो सारे प्रश्नों को देखिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड है इस वीडियो में, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आपको करना होगा। फिर सेकंड नंबर हमारा प्रश्न है, देखिए कहता है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? तो सिंपल सा बात है, पर्यावरण का मतलब होता है कि हम अपने आसपास में जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास में हमें नजर आ रही है, वो सारा का सारा क्या है, आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है और मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में वो सारे चीज आते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, और मानव निर्मित में जो हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? तो पर्यावरण का अर्थ जो होता है वो हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास का आवरण। आवरण कहने का मतलब होता है कि घिरा हुआ, यानी कि पर्यावरण जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब हो गया चारों तरफ से, और आवरण का मतलब हुआ घिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ पर्यावरण का मतलब होता है। तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ये भी वीवीआई आपका प्रश्न रहेगा। आसान आसान से प्रश्न आपके सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हमारे पर्यावरण का एक भाग है। और आपके एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न आता है दोस्त कि आप पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण हमारे समक्ष, जैसे नदी, पुस्तक, कपड़े, जानवर, यानी जो भी हमें नजर आती है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है, उसी तो हम लोग पर्यावरण का नाम देते हैं। तो क्लियर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न कहता है कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए, यानी कि पोवर्टी, गरीबी, जिसे आप निर्धनता को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, गरीबी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि गरीबी किसे कहते हैं? सिंपल सा टर्म्स है। तो निर्धनता वह स्थिति होती है, एक प्रकार की कंडीशन है ना। तो गरीबी क्या है? एक प्रकार की हमारी कंडीशन है, स्थिति है। तो देखिए यहाँ पे निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता, यानी कि लॉस ऑफ वेल्थ, मनी के अभाव के कारण ये नहीं कर पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या जिस पे लोग आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग भी आश्रित रहते हैं किसी पे। आपने आश्रित आयु वर्ग के बारे में पढ़ा है कि जो छोटे वर्ग के बच्चे होते हैं, जो बूढ़े वर्ग के बच्चे होते हैं, वो 15 से लेकर 59 वर्ग के बच्चों पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। इस आयु वर्ग पे वो आश्रित रहते हैं। तो अभी आपके समक्ष देखिए, आपके समक्ष एक प्रश्न ये है कि निर्धनता को परिभाषित करना है। तो कहता है निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार पर अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकता मतलब होता है दोस्त, पूछा जाता है कभी कभी कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी है, लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, बुनियादी आवश्यकता मतलब हो जाता है आपका भोजन, वस्त्र, आवास, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसे भी पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो समझ लीजिए जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं जुट रहा है वो क्या है, गरीब है, यानी कि निर्धन है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी मिडिल क्लास। नहीं कहता है तुम तो एक मिडिल क्लास के फैमिली के आदमी हो, यानी मिडिल क्लास में आते हैं जैसे आपके हो गए शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए, कर्मचारी हो गए, सामान्य अधिकारी, ये सब आपके मिडिल क्लास में आते हैं। कहता है कि एक स्थिति है, एक स्तर है, तो सामाजिक स्त्रीकरण का एक रूप है दोस्तों, ये वर्ग व्यवस्था हम जिसे कहते हैं। तो कहता है कि मध्यम वर्ग आर्थिक आधार पर वर्ग व्यवस्था का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षकों, वेतनभोगी, कर्मचारियों, सामान्य अधिकारियों, मध्यम स्तर के किसान को शामिल किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित आय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं, उसे ही हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न आपका पूछ रहा था कि मिडिल क्लास से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हम लोग को किसानों को भी शामिल, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित आय प्राप्त कर लेते हैं। आय के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना या कम करना इस वर्ग की विशेषता होती है। अगर पैसे ज्यादा हैं तो हम लोग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा देंगे, और पैसे कम है तो आवश्यकता को कम कर भी किसी तरह से हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो इसी को कहा जाता है मिडिल क्लास फैमिली। मध्यम वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, संपन्न मध्यम वर्ग तथा साधारण मध्यम वर्ग। ठीक है, तो एक संपन्न मध्यम वर्ग होता है और एक साधारण मध्यम वर्ग होता है। संपन्न मध्यम वर्ग में जैसे डॉक्टर आपके इंजीनियर हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, और साधारण मध्यम वर्ग की बात करें तो साधारण सा जो दुकानदार होता है, खुदरा व्यापारी, ये सब आपके साधारण मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। तो सिंपल सा टर्म्स यही ध्यान देना है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो मध्यम वर्ग जो है दोस्तों ये सामाजिक स्त्रीकरण का एक वर्ग व्यवस्था का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षक, ये सारे टर्म्स आते हैं। और मध्यम वर्ग को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, संपन्न मध्यम वर्ग और साधारण मध्यम वर्ग। तो संपन्न मध्यम वर्ग में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े व्यापारी आ जाते हैं, जबकि साधारण मध्यम वर्ग की बात करें तो इसमें साधारण दुकानदार, खुदरा व्यापारी, ये सब आते हैं। तो साधारण मध्यम वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति काफी सामान्य होती है। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण मध्यम वर्ग और आपके सामान्य मध्यम वर्ग के अंतर्गत संपन्न मध्यम वर्ग के अंतर्गत में भी डिफिनीशन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया कि साधारण मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1974 में भारत के उत्तराखंड, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो वृक्षों की कटाई के विरोध में किया गया। तो वृक्षों की यानी पेड़ों की कटाई के विरुद्ध में चलाया गया एक आंदोलन था जिसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और दोस्त बड़ा ही रोमांचक सा बात है, इसे चिपको आंदोलन का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि क्या होता था, जब भी जो बड़े बड़े ठेकेदार होते थे वो पेड़ों की कटाई करने जाते थे तो लोग क्या होते थे, एक दूसरे से चिपक जाते थे, पेड़ में ही चिपक जाते थे और पेड़ को कटने से बचाते थे। तो ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जो कि 1974 में भारत के उत्तराखंड में चलाए गए आपके। और इसमें क्या होता था, पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, जिससे ठेकेदार पेड़ की कटाई नहीं कर पाते थे। और आपको बताना होगा कि चिपको आंदोलन के, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना होगा चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, या चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करा था। सारे टर्म्स को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं दोस्त, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे सफल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। यानी हरित क्रांति एक खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित एक क्रांति था, जिसमें गेहूं के लिए ज्यादातर हम लोग कहें तो जोर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो कृषि की नई नई टेक्निक आई थी, उसी का प्रयोग करने के लिए एक क्रांति किया गया था कि हमें उसे प्रयोग करना है, अच्छे तरह के उर्वरक का उपयोग करना है, रसायन का उपयोग करना है, जिससे फसल का जो उत्पादन हो उसमें वृद्धि हो, और इसी को हरित क्रांति कहा गया था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में
कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये खाद्यान्न उत्पादन से आपका संबंधित एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों, तो सो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, टॉप 10 प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लाया है। कहता है कि भारत में हरित क्रांति की दिशा में चलाए गए किन्हीं 3 कार्यक्रमों की चर्चा करें। एक्सप्लेन एनी 3 प्रोग्राम विच कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो जिन कार्यक्रमों के द्वारा कृषि उत्पादन में तेजी वृद्धि वो निम्नांकित हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है। तो वो कौन कौन से आपके हैं ये आपको बतलाना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे, नीचे देखिए पहला नंबर देखिएगा। तो पहले नंबर में सर्वप्रथम अधिक उपज देने वाले फसल कार्यक्रम लागू किए गए थे, यानी कि जो अधिक उपज देती है उस फसल को लागू किया गया। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में शोध करके ऐसे संस्कर के बीज तैयार किए गए थे, ऐसे मतलब वैरायटी के बीज तैयार किए गए थे जिनसे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। फसलों में धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था, जिसमें सबसे अधिक सफलता गेहूं उत्पादन में मिली। मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही प्रश्न आपके ये पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट सा रहेगा दोस्त। फिर अगला जो देखिए सेकंड पॉइंट कहता है कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में 1967-68 में बहु फसल कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसमें रासायनिक खाद और सिंचाई के साधनों का भी उपयोग किया गया। इसी का परिणाम है कि आज वर्ष में एक ही खेत में 3 फसलें आसानी से तैयार हो जाती है तथा प्रति एकड़ में पैदावार में भी वृद्धि हुई। तो सिंपल सा टर्म्स है, आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिएगा। भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या इसकी सिंचाई के लिए थी, मानसून आधारित थी। हमारे यहाँ बिल्कुल सिंचाई क्या है, मानसून आधारित है। अगर मानसून आएगा तभी सिंचाई होगा, नहीं तो मानसून नहीं रहेगा तो सिंचाई नहीं होगा, ऐसा होता था। लेकिन खेती वर्षा पर निर्भर नहीं होता था, तो बड़े बड़े बांध बनाए गए, नहरों का निर्माण किया गया। ये आपके जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए योजनाएं बनाई गई, सरोवर बनाए गए, जलाशयों को बनाया गया, यहाँ पे जलाशय कर लीजिएगा, निर्माण हुआ। लघु सिंचाई योजना में अंतर्गत ट्यूबवेल लगाए गए, कुओं की व्यवस्था की गई। तो ये सारे आपके करे गए थे। तो 3 यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बताए। फिर देखिएगा यहाँ पे जो बहुत अच्छा प्रश्न है 8 नंबर कि अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ सारे प्रश्न आपके लिए वीवीआई मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कहता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता करने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत में अनेक तरह के धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले परिवार हैं, अनेक जातियां के लोग हैं, अनेक प्रजातियों के लोग हैं, और सभी को क्या करते हैं हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। उसी को कहा जाता है अनेकता में एकता। यानी कि प्राचीन काल से भारत एक बहुलवादी देश है। बहु कहने का मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुलवादी। तो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूप से यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती है। सामाजिक रूप से भी पाई जाती है, भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। भारतीय समाज अनेक प्रजातियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और विश्वासों से मिलकर बना है। भारतीय समाज में अनेक सांस्कृतिक समूह साथ साथ रहते हैं। और देखिएगा जलवायु के दृष्टिकोण से समाज के अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो ये भी है आपका, तथा विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज एकता का प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। यह विशेषता विश्व में भारतीय समाज को एक अलग पहचान देती है। वास्तव में इसे ही अनेकता में एकता कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पर अनेक तरह के धर्म के लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक प्रजातियों के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो अनेक भाषाओं से संबंधित लोग हैं यहाँ पे। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि के भी मतलब क्षेत्रों के आधार पर भी बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सब लोग भिन्न हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यही जो होता है वो भारत को एक अलग पहचान देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विविधता में एकता। तो याद रखिएगा, टर्म्स आपके लिए थोड़ा तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और 9 नंबर प्रश्न है औद्योगिकरण क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो सिंपल सा बात है, औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होती है। यानी कि सिंपल मैंने डिफिनीशन भी आपको यहाँ पे राइट करा है। तो ध्यान दीजिएगा, औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो मानव के श्रम के द्वारा, क्योंकि श्रम से अगर किया जाए तो ज्यादा समय भी लगेगा, प्लस में उसमें ज्यादा लागत भी लग जाते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, औद्योगिकरण किया जाता है, जिसमें कि मशीनों द्वारा वस्तुओं को तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नए नए मशीनों एवं यंत्रों के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। इसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। 10 नंबर देखिएगा,
औद्योगिकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो औद्योगिकरण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आखिरकार हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करते हैं मित्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का क्या रीजन है, इसी को बताना होगा। तो औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है, मूलतः यह एक आर्थिक प्रक्रिया भी है, लेकिन इसका दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। तो औद्योगिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा बात है, कहीं पे अगर इंडस्ट्री बैठ रही है तो उसका मतलब है कि उत्पादन को बढ़ाना हो गया, गरीबी को दूर करना हो गया, विदेशी विनिमय की व्यवस्था हो गई, यानी कि विदेशों से भी हम लोग विनिमय कर सकते हैं, रहन सहन के स्तर को सुधार करना हो जाएगा, रहन सहन के स्तर में सुधार आपके हो जाएंगे, लोगों को रोजगार प्रदान हो जाएगा, बिल्कुल रोजगार प्रदान, ज्यादा मशीनें उत्पन्न होगी तो ज्यादातर लोग उसमें भी इन्वॉल्व होंगे ना, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उसके पैकेजिंग के लिए, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इसके द्वारा एक और उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जो दूसरे और समाज में बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्या दूर होती है। इस तरह कहा जाता है कि औद्योगिकरण आर्थिक के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ साथ समाज में जो बेरोजगारी है उसमें भी कमी आएगी, और जो गरीबी है, निर्धनता है, उसकी भी समस्या से हमें निजात मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिएगा जो टर्म्स है हमारा कि पर्यावरण विनाश पर टिप्पणी लिखे, शायद 10 नंबर प्रश्न हो चुका है, लेकिन ये प्रश्न एक और मैं एक्स्ट्रा में आपको करा दे रहा हूँ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण विनाश पर आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये सारे टर्म। तो वैश्विक स्तर पर असीमित विकास के कारण पर्यावरण विनाश एक जटिल समस्या के रूप में सामने आया है। ऐसा कोई विकास कार्यक्रम और परियोजना नहीं है जिनका प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ता है। आप औद्योगिकरण कीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, आप नगरीकरण कीजिए, भौतिकवादी प्रकृति एवं बाजारवाद के कारण भी पर्यावरण विनाश की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। पर्यावरण विनाश सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक समस्या, मतलब पूरे सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्री कर्ट लेविन ने कहा है कि मनुष्य, देखिए कभी कभी पूछा था एग्जामिनेशन में, कर्ट लेविन के द्वारा पर्यावरण समस्या पे आपको बतलाना होगा। मनुष्य तथा पर्यावरण में अंतःक्रिया की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में पर्यावरण विनाश की समस्या को निपटने हेतु टिकाऊ विकास की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका था कि आप पर्यावरण विनाश से आप क्या समझते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा। तो दी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, तो थोड़ा ध्यान देना है, अच्छे से सारे प्रश्नों को करना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ आए तो प्लीज वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।